नमस्ते। फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। पहली क्लास में हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की थी, उसी के वो आज हम लोग विस्तार से कुछ बॉडीज को और देख लेते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज आज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान वाली जो वीडियोस हैं, ज्ञान वाले जो कंटेंट है, नॉलेज जो आपको एग्जाम में मदद करने वाले हैं, ये सब मैं समय समय पे लाता रहूंगा। रेगुलरली आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आज हम लोग देखते हैं जिस चयन की आप लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उसके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए कि केंद्र सेंट्रल में नियुक्ति के लिए केंद्र में नियुक्ति के लिए जो केंद्रीय सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज हैं, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तीन बोले जाते हैं हम लोग। और बाकी जो है सेंट्रल सर्विसेज हैं जिसमें आईआरएस, इनकम टैक्स, आईआरटीएस, ये सब पद आते हैं। तो केंद्र में आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपी पीसीएस है, आपका बीपीएससी है, हिमाचल प्रदेश का होगा पीसीएस, उसी तरह से स्टेट पीसीएस। ये दोनों ही आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और आर्टिकल्स भी इसके सेम है। आर्टिकल 315 कहता है कि केंद्र में यूपीएससी और राज्य स्तर पर स्टेट पीसीएस बनाया जाएगा। स्टेट पीसीएस जो है स्टेट राज्य स्तर पे काम करेगा और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी केंद्र स्तर पे। तो दोनों ही संवैधानिक बॉडी है और एक ही आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है। 315 से 323, अगर आप अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323, 315 से 323, ये हमारे 315 से 323, अगर आप ध्यान देंगे तो 315 से 323 यहां तक यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में जिक्र है। तो सबसे पहले यूपीएससी की बात कर लेते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर होता है कि एक चेयरपर्सन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। तो जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन और मेंबर्स दो लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। कार्यकाल क्या होता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? तो 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ये हमने पहले भी देखा था, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने देखा था। उसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के तहत सीएजी, महालेखाकार, जो महानियंत्रक, भारत के महानियंत्रक और महालेखाकार, उनका भी यही होता है 148 में 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। तो यहां भी वही है, सेम। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी यही था, 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। इस्तीफा किसको देंगे? तो इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस्तीफा देंगे। यानी पद खाली कब हो सकता है? या तो 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल का उम्र पूरा हो जाए, जो पहले आ जाए उनका समय समाप्त हो जाएगा, उनका पद खाली हो जाएगा। या फिर बीच में अगर इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, लिखित रूप में इस्तीफा सौंपकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं। रेजिग्नेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, रिमूवल। रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं और उनको हटाया भी जा सकता है। बीच में अगर कुछ उनके खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज होती है, कदाचार का मामला उनके खिलाफ दर्ज होता है, करप्शन के मामले, तो वैसे केसेस में उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, थोड़ी कठिन होती है, थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, ताकि वो संवैधानिक जो स्वतंत्रता है वो उसको एंजॉय कर सके, काम फ्री होके कर सके, विदाउट इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज और एग्जीक्यूटिव के बिना इंटरफेरेंस के काम कर सके, फ्री होके काम कर सके। इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया गया है। इसकी वजह से रिमूवल, जो हटाने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी डिफिकल्ट बनाई गई है। तो नियुक्ति तो आप देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन हटाने की अगर बात करें तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यदि उनके ऊपर कोई कदाचार या करप्शन का मामला है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को केस रेफर करेंगे
और यदि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हाँ इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है, इनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, जो इनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन का, वो ठीक है, वो मान लेता है, तो फिर उनके रेफरेंस पे राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा मैटर राष्ट्रपति को, और तभी आप उनको हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। तो ये हो गए हटाने की प्रक्रिया। अब बाकी देखेंगे कि अन्य कारणों से भी हटाया जा सकता है। एक तो कदाचार वाली बात हो गई, जिसमें आप कुछ आरोप लगा रहे हैं, कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आपका प्रूफ होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य मामले हैं, उसमें राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। वो अन्य मामले क्या है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यदि इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट या दिवालिया घोषित कर दिया गया है उनको, दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं, दिवालिया घोषित कर दिया गया उनको। दिवालिया, एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। दिवालिया घोषित का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, बस 2 मिनट लगेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि दिवालिया घोषित कब कोई व्यक्ति हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से या किसी भी जगह से लोन लेता है, वो सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से, और उसको वो चुकाने में असक्षम हो जाता है, चुका नहीं पाता है। तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? जैसे मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, तो बैंक आपका क्या करेगी? कार को जब्त कर लेगी, कार को बेचेगी, उसकी नीलामी करेगी, उससे जो पैसे आएंगे उससे वो आपका लोन जो उसने दिया है वो अपना पैसा वापस ले लेगी। घर है तो घर को ताला लगा देगी, घर की नीलामी करेगी, उसके प्रोसीड से जो पैसे आएंगे उससे जो आपको जो लोन दिया है वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन आपकी सारी प्रॉपर्टी को नीलामी के बाद भी, आपकी सारी संपत्ति, जो भी चल और अचल संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट एंड रनिंग एसेट जो आपके पास है, नोट्स में कुछ पैसा है, कुछ गोल्ड है, कुछ ज्वेलरी है, फिर आपके घर है, गाड़ी है, सबको बेचने के बाद भी जो आपका कर्ज है वो समाप्त नहीं हो पाता है। यानी आपके ऊपर अभी भी कर्ज का बोझ है। you have the liability to repay to some institutions। ऐसे केस में क्या होगा कि अब आप कुछ भी कर लें, आपका जो लोन है वो एज इट इज है, वो चुकाया नहीं जा सकता है। अब किसी भी हाल में मैं चुकाने में, या वो व्यक्ति चुकाने में असमर्थ है, तो उसको एडजस्ट इंसॉल्वेंट, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित हो गया, हो सकता है मान लीजिए बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, सारे डूब गए, बहुत सारा कर्ज है, अब उतार नहीं पा रहे हैं, सारे पैसे गैम्बलिंग में नुकसान हो गए, उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, ऐसा कंडीशन कुछ आ जाता है। यानी कि आप उस पद पे हैं तो आपको इस तरह के रिस्क नहीं लेने हैं। आपको शेयर मार्केट्स, इन सब जैसे आजकल आप लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना, उसमें रिस्क भी बहुत है, तो वो सब काम आपको नहीं करना है। सेकंड, आप देखिए कि आपको बनाया गया मेंबर, चेयरपर्सन, और आप अन्य किसी ऑफिस में पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो, कोई ड्यूटी कर रहे हो और उसके लिए सैलरी ले रहे हो, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर कोई भुगतान वाला रोजगार आप ले रहे हो, फ्री में आप काम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सैलरी ले रहे हो तो 2 जगह से सैलरी, ये अलाउड नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। या शारीरिक या मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो, अयोग्य हो जाए, तो वैसी स्थिति में भी आपको हटाया जा सकता है। तो ये कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। ये सब हटाने की शर्तें हैं। अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है, या कोई भी अगर क्राइटेरिया में आप आते हैं, कोई व्यक्ति आता है, तो उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये हो गए हटाने की प्रक्रिया। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ऑलमोस्ट सेम है लाइक यूपीएससी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, आर्टिकल सेम है, 315 टू 323, 315 से 323। इसी के बीच में यूपीएससी और जेपीएससी दोनों, एसपीएससी और एक जेपीएससी कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी एक से अधिक राज्य के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। ये सब जिक्र कहां किया गया है? यूपीएससी, जेपीएससी और एसपीएससी। तो यूपीएससी
और जेपीएससी ज्वाइंट जो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो आप कह सकते हैं, इसको संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त ज्वाइंट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके लिए? 2 या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए, फॉर मोर देन 2 स्टेट्स, फॉर मोर देन 2 स्टेट्स। दिस इज सिमिलर टू यूपीएससी। जेपीएससी में जो भी प्रावधान है उनके चेयरपर्सन का चुनाव या फिर ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक आयोग, एक आयोग, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक आयोग, और मोर देन 2 स्टेट्स 1 पीसीएस। जैसे बिहार झारखंड के लिए एक पीसीएस का निर्माण हो जाए, वैसी बात बिहार या फिर एमपी और यूपी को मिला के एक ज्वाइंट पीएससी बन जाए, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो उसमें भी सारी कंडीशन और शर्तें जो अपॉइंटमेंट और ये सब चीजें यूपीएससी के समान चलती है, यूपीएससी ही करेगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसा ही आपको होगा, राष्ट्रपति ही उसमें अपॉइंटमेंट करेंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, बिहार बीपीएससी हो, तो यहां पे अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होगी? तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आपको रख लीजिए, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो वहां गवर्नर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति की जगह पे। जो कार्यालय की जो अवधि है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें हम लोग देख लेंगे। जो टर्म ऑफ ऑफिस है वहां पे 6 इयर्स और 65 इयर्स था, यहां पे 6 इयर्स और 62 इयर्स। यहां जो फर्क है वो आपको देखना होगा कि 6 इयर्स है और 62 इयर्स, 62 इयर्स ऑफ एज, 6 इयर्स और 62 इयर्स ऑफ एज। 65 की जगह पे 62 है। या तो 6 साल या 62 साल, जो पहले हो जाए वहां की आयु तक आप काम करेंगे। पद खाली कैसे हो सकता है? या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 62 साल की उम्र आपकी पूरी हो जाए, या इस बीच में आप इस्तीफा दे सकते हैं। किसको देंगे? गवर्नर को, राज्यपाल को आप इस्तीफा देंगे। इसके बाद बीच में आपको हटाया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिमिलर टू यूपीएससी, इसमें भी अगर देखिए गवर्नर ने जरूर अपॉइंट किया था, गवर्नर ने जरूर अपॉइंट किया था, लेकिन जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम एज यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की तरह प्रोसेस है। इसमें भी तभी आप हटा सकते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, इस दौरान वो गवर्नर उनको सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। हटाने का पावर आप सीधे कहाँ जाता है? राष्ट्रपति ही हटाएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनके ऊपर आरोप जो लगाया गया वो सही है, तो उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है, बस जो अंतर है उसी पे ध्यान रखना है कि यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हटाया जाएगा। लाइक यूपीएससी, नियुक्ति किसने किया? गवर्नर। वहां नियुक्ति और रिमूवल दोनों राष्ट्रपति, यहां पे नियुक्ति गवर्नर और रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। नियुक्ति बाय गवर्नर एंड रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो इतना आप लोगों के लिए काफी है यूपीएससी और जेपीएससी एसपीएससी की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी भी कवर करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। फाइनेंस कमीशन करते हैं। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग की बात कर लेते हैं हम लोग। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग। तो जब हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग की बात करते हैं, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका 280, 280, आर्टिकल 280। इससे जो कंसर्न्ड आर्टिकल है वो है 280, 280 अनुच्छेद। प्रत्येक 5 वर्ष में प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्मेशन होता है, गठन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में, एवरी 5 इयर्स फॉर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठन। अभी तक 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। अब तक 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है, 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसमें अगर
रिसेंटली देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, किसकी अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया, अरविंद पनगरिया, ये आप नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगरिया। ये पहले नीति आयोग में थे, नीति आयोग में थे उस समय भी हम लोग इनका नाम जहन में आता था, अरविंद पनगड़िया। तो इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया, अरविंद पनगड़िया को। 15वें वित्त आयोग का कौन थे, तो एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। ये 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, चेयरमैन या अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह, 15वें। और वर्तमान जो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है उसका रिपोर्ट अक्टूबर में आएगा और 2026 से के ऑनवर्ड्स उसको लागू करने की बात की जाएगी। जब वो रिपोर्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 2025 में रिपोर्ट आएगा, 2026 से लागू होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी संरचना, कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते हैं, यानी इसमें एक चेयरमैन और 4 सदस्य, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 एंड मेंबर 4। 1 चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इनकी योग्यता, किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा, किस व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा, ये योग्यता निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट कानून बना के डिसाइड कर सकता है। तो हम लोग योग्यता देख ले रहे हैं कि योग्यता क्या है। तो दोनों के लिए योग्यताएं अलग अलग हैं। चेयरमैन अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जिसको सरकारी कार्य करने का अनुभव हो। साफ साफ बात है कि जो लोग सरकारी नौकरी में रहे हो या सरकार के साथ काम किए हो उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हीं को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। बाकी मेंबर्स, जो 4 मेंबर्स, सदस्य जो 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य थे, इनकी योग्यता क्या है, इनकी योग्यता ये 3-4 क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, 1 2 3 4 करके। इसको 3 मान लीजिए और इसको 4, 4, 1 2 3 4। या तो वो अर्थशास्त्री हो, इकोनॉमिस्ट हो, इकोनॉमी के जानकार हो, तो उनको आप बना सकते हैं। या जुडिशियल मेंबर आप देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्य हो, क्षमता हो कि उनको उच्च न्यायालय का आप न्यायाधीश बना सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होना, यानी कि जो शर्तें हमने देखी हैं, जो आप लोग पढ़ते होंगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे बनाया जाता है, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। कोलेजियम सिस्टम किसको जज के रूप में हाई कोर्ट का बनाएगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ शर्तें हैं, जिसमें इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना, 5 वर्ष तक उसको एडवोकेसी का, एडवोकेट 5 वर्ष एज ए एडवोकेट काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को आप हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। तीसरी जो क्वालिफिकेशन है, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, सरकारी लेखा का ज्ञान होना। सरकारी लेखा यानी गवर्नमेंट अकाउंट्स जो जिस तरह से बनाए जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, कौन से डेटा को कहां पे एंटर करना है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सरकारी अकाउंट्स के जानकार होने आपको जरूरी है। 4th जो है, वित्तीय मामलों के प्रशासन का अनुभव, वित्तीय मामलों के प्रशासन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर में आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का काम कर रहे हो। कोई आईएएस भी है, अगर वो रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है या बजट में काम करता है, कोई भी सरकारी व्यक्ति जिसको बजट बनाने का अनुभव हो, बजट पे कार्य करने का अनुभव हो, रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सेक्रेटरी रेवेन्यू हो, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर हो, वैसे व्यक्ति को फाइनेंशियल मैटर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव है, तो वैसे व्यक्ति को आप बना सकते हैं। तो ये सारे 4 जो क्राइटेरिया है, इसमें कोई व्यक्ति अगर फुलफिल करता है तो उसको सदस्य के रूप में चुना जाता है। 5 लोग हैं, एक आपके चेयरपर्सन जिसकी में सिर्फ सरकारी कार्यों का अनुभव, और जो 4 जो हैं इनके 4 एक्सपीरियंस हमने देख लिए। इनका कार्य क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जो केंद्रीय कर हैं, जो सेंट्रल टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी,
कॉरपोरेट टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो आता है। अब ये जो पैसा जो केंद्र सरकार ने कलेक्ट किया है, इसको कैसे, किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार सारा का सारा अपने पास रख लेगी या उसमें से कुछ पार्ट राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? ये डिसाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन। तो आप देखेंगे वित्तीय मामले में बहुत महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करता है, खास करके फिस्कल फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं। जो हमारे राज्य हैं वो केंद्र पे निर्भर है, बहुत सारे राज्य हैं जो केंद्र पे निर्भर हैं, तो केंद्र उनको फाइनेंस कमीशन के एडवाइस पे कुछ फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय करों का शुद्ध आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 15वें वित्त आयोग ने जो दिया था कि मान लीजिए आपका 100 आपका कलेक्शन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस है, इसमें से 59% ये केंद्र को और बाकी 41% जो है 41% ये राज्यों में बांटना है, राज्यों को, टू द स्टेट्स। ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। 15th फाइनेंस कमीशन की 59% केंद्र रख लेगी और रिमेनिंग 41% जो है, रिमेनिंग 41% जो है ये राज्यों में बंटवारा कर दिया जाएगा, राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन ये भी बताता है ये अमाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब केंद्र उसके पास 59% और 41% राज्यों के बीच। अब ये 41% जो पैसा आया, कितना भी आया, मान लीजिए 50 लाख करोड़ रुपए हो गए मान लीजिए। अब इस पैसे को 28 राज्य हैं, उनमें कैसे बांटा जाए, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें कैसे आप बांटेंगे उस पैसे को, इसका भी फॉर्मूला कौन देता है? वित्त आयोग ही देता है। जिसमें आप लोग देखे होंगे 15वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के बाद से सबसे ज्यादा जिसको वेटेज दिया जा रहा है वो है आपका पर कैपिटा इनकम। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। 45% वेटेज इज गिवन टू पर कैपिटा इनकम, यानी जो राज्य सबसे गरीब है उसको सबसे ज्यादा फंड देना है आपको। उसके बाद जनसंख्या, पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया ऑफ द स्टेट, राज्य का क्षेत्रफल कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये सारी क्राइटेरिया है और परसेंटेज उसका वेटेज डिवाइडेड है कि किसको कितना वेट देना है। आप टैक्स कलेक्ट करने में कितना एफिशिएंसी दिखाते हैं, इसका भी कुछ वेटेज है। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है? आपका वित्त आयोग, कि इस 41% को भी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग स्टेट्स, राज्यों के बीच। तो सबसे ज्यादा फंड जो डिवोल्यूशन होता है वो होता है आपको यूपी, नंबर 1 पे यूपी है। सबसे ज्यादा फंड केंद्र से वित्त आयोग के सिफारिश पे किसको मिलता है? यूपी, क्योंकि यूपी क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी उसकी बहुत ज्यादा है और गरीबी भी वहां पे है, अच्छी खासी गरीबी है। सेकंड पोजीशन पे आता है आपका बिहार। बिहार केंद्र से जो फंड मिलता है उसमें सेकंड पोजीशन पे बिहार आता है। पर कैपिटा इनकम में निचले पायदान पे है, तो फंड ज्यादा मिलता है। जनसंख्या भी बिहार की अच्छी खासी है, तो वो भी एक आधार है। क्षेत्रफल में भी, क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इस 3 आधार को देखते हुए अगर इसमें वेटेज अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम 45%, 15% पॉपुलेशन को है। और जिन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की है, जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो या फिर जिन लोगों ने परिवार नियोजन को अपना लिया है, जहां पे कम बच्चे हो रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया, उनको कुछ रिवार्ड भी दिया जाए। या अदरवाइज क्या होगा कि जिसको ज्यादा पॉपुलेशन है उसने परिवार नियोजन पे काम नहीं किए, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, तो उनको आप कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट करोगे ना। अदरवाइज बोलोगे यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो कोई आपको इंसेंटिव नहीं है परिवार नियोजन की। तो जहां परिवार नियोजन हुआ वहां पे भी कुछ परसेंटेज वेटेज दिया जाता है। 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से भी डेटा इसमें रखा गया है। तो हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी सरकारी संस्था है, कुछ एडवाइस दे रही है, रिकमेंडेशन दे रही है, तो देखिए कितने सेंसिटिव तरीके से। नॉर्थ के राज्य हैं वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। साउथ में फर्टिलिटी रेट कम है,
वहां पे हम दो हमारे एक का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में है, लेकिन हम दो हमारे दो, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे चार, ये नॉर्थ के स्टेट्स में है। अब तो फिर भी देखा जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट काफी रिड्यूस हो गया है। लास्ट टाइम मुझे 10-15 दिन पहले न्यूज में आया था कि फर्टिलिटी रेट इंडिया में भी 2 के बिलो चला गया है, यानी पर कपल जो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं 2, हम दो हमारे दो, मतलब जो पॉपुलेशन आज है भविष्य में भी उतना ही पॉपुलेशन रहेगा। हम दो हमारे एक यानी कुछ सालों बाद, कुछ डेकेड्स के बाद पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। तो साउथ का हमेशा कहना है कि हमने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो हमें आप क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, हमारा पॉपुलेशन वैसा नहीं है, तो रिवार्ड उनको मिलना चाहिए। तो इसका भी कंसीडर किया गया है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यों को सहायता के लिए अनुदान राशि कितनी देनी है ये भी बताता है। किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, तो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सबमिट करता है। राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट को सबमिट करता है। कार्यपालिका सिफारिश है, मान लेती है, सामान्यतः मान ही लेती है। अभी तक उसका विरोध दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि सभी राज्यों के पास जाता है, यह वित्त आयोग सभी राज्यों से रिकमेंड लेता है, उनसे पूछता है, जानकारी इकट्ठा करता है और फिर ये रिपोर्ट सौंपता है। तो फंक्शंस यही है, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। जीएसटी हमने कर लिया था, नेशनल काउंसिल भी हमने कर लिया था। अब आज आते हैं आपके राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्थाएं आप कह सकते हैं, वैधानिक संस्था। तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा कि 324 आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, 324 की बात करें कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, देयर शैल बी अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको पावर मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एक बॉडी ऐसा होगा। तो ये जो भी बॉडी है, जैसे कि आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात हम करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक एवं महालेखाकार, सीएजी आर्टिकल 148 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 324 में हमने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी 315 आर्टिकल में इसका जिक्र है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैसे ही अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के किसी संस्था का निर्माण कर सकती है, किसी संस्था का निर्माण कर सकती है, और उस संस्था को हम कहते हैं कि उसको पावर कहां से मिला, पार्लियामेंट के कानून से, बाय द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, बाय पार्लियामेंट्री लॉ। तो पार्लियामेंट्री लॉ से उसको पावर अथॉरिटी हो रहा है, उसको डेराइव हो रहा है, या पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो वैसे संस्थानों को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक संस्थान। पार्लियामेंट ने बाय लॉ उसको एस्टेब्लिश किया है। यानी जो अब हम आगे जो बॉडी को देखने जा रहे हैं उसका साफ अगर आप साफ देखना चाहें तो संसद ने किसी वर्ष कानून के द्वारा उसको लागू किया होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पहला ही लाइन आप देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई, स्टेब्लिश्ड इन 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया 1990 में और फिर उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया, इसलिए हम लोग इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक संस्था है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी प्रकृति क्या है, सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी संरचना पे बात कर लेते हैं हम लोग। इसकी संरचना में आप देखिए कि 7 मेंबर बॉडी है ये, 7 मेंबर बॉडी, एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव और 5 सदस्य शामिल होते हैं, 5 सदस्य, यानी 7 मेंबर बॉडी है ये। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे चेयरपर्सन है, उसके नीचे आपको आएगा मेंबर सेक्रेटरी और उसके नीचे 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, M1, M2, M3, M4, M5, 5 मेंबर्स है।
5 मेंबर्स, उसके ऊपर मेंबर सेक्रेटरी और एक चेयरपर्सन। तो कौन चेयरपर्सन बनेगा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को हम लोग चेयरपर्सन बनाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति को हम लोग चेयरपर्सन बनाते हैं। उसमें जो शर्त दी गई है कि महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए। पर्सन डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, पर्सन डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन राइट्स, अ पर्सन डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, वैसे व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाएंगे। उसके बाद सदस्य सचिव जो होना चाहिए, या तो वो सिविल सर्वेंट हो या सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या तो सिविल सर्वेंट हो या सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को आप सदस्य सचिव बनाएंगे, मेंबर सेक्रेटरी बनाएंगे। या तो सोशल एक्टिविस्ट हो या सिविल सर्वेंट हो, ऐसे व्यक्ति को आप मेंबर सेक्रेटरी बनाएंगे। सदस्यों में क्या शर्त है कि सदस्य में से SC ST में से एक होना चाहिए, SC ST में से एक होना चाहिए, एक SC से एक ST से। सदस्यों में देख लीजिए कि एक आपका SC कम्युनिटी से, एक आपका ST कम्युनिटी से होना चाहिए, एक SC कम्युनिटी से और एक ST कम्युनिटी से। अब इसमें कार्यकाल देख लीजिए। कार्यकाल टेन्योर की बात करें तो 3 साल इसका कार्यकाल है। 3 साल इसका कार्यकाल है। 3 साल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। अभी विजया किशोर रहाटकर, आप जानते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। फर्स्ट जो हेड थी वो जयंती पटनायक थी। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा हूं। फर्स्ट जो थी वो जयंती पटनायक थी। वर्तमान जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो विजया किशोर रहाटकर हैं, विजया किशोर रहाटकर। अब एक नया आपको मैं बता रहा हूं जो कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है, ना तो वैधानिक है, ना तो पार्लियामेंट ने बाय लॉ इसको एस्टेब्लिश किया है, ना ही संविधान में इसका जिक्र है। तो ये कौन सी संस्था है, कैसे बनाया जाता है? यानी कि एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया है। कार्यपालिका कौन है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 74-75 आर्टिकल अगर आप 74-75 में देखेंगे तो एक हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका अध्यक्ष, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना स्टैट्यूटरी है, ना तो पार्लियामेंट के लॉ से बना है, ना ही संविधान में इसका जिक्र है। तो फिर ये कौन सा बॉडी है? तो इसको हम लोग कहते हैं नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसको आप ये भी कह सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर, कार्यपालिका के आदेश से, कार्यपालिका के आदेश से, कार्यपालिका के आदेश से इसको स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? थिंक टैंक की तरह काम करना, यानी पॉलिसी मैटर पर रिसर्च करना, डेटा देखना, उसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन देना, सुझाव देना। यानी जो पूर्व पहले में योजना थे, पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन जो बनाती थी, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। जब नई सरकार आई 2014 में, तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लाया गया। तो इसका काम कहा गया कि आप सिर्फ रिकमेंडेशन का काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेटा देंगे, सपोर्टिंग रोल में होंगे कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए पूरे भारतवर्ष के लिए। कल्याणकारी योजनाएं जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में आप रिकमेंडेशन देंगे। थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन, अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अध्यक्ष या चेयरपर्सन देख लीजिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वाइस चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उसके बाद एक गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल के कौन मेंबर होते हैं? तो ये एक्स ऑफिसियो ये सीट्स भरे जाते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब जो भी
भारतवर्ष के जो राज्य के स्टेट्स के जो सीएम है वो इसके मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे सीएम है वहां पे ठीक है, अदरवाइज उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, उसके बाद रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर कुछ विशेष मुद्दा है, कुछ स्पेशल मैटर है उसको सुलझाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए आप क्षेत्रीय परिषद बनाते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया में जितने स्टेट्स आते हैं उसके सीएम होंगे या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज है तो। और इसका जो चेयरपर्सन कौन होता है रीजनल क्षेत्रीय परिषद का, तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा कोई मनोनीत कोई व्यक्ति उसको चेयर करता है। तो क्षेत्रीय परिषद भी वहां पे होती है जो किसी रीजनल इश्यूज को सुलझाने के लिए बैठक की जाती है। इसके बाद एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी जैसे कार्यपालिका आप जानते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष पीएम होता है, उसी तरह से यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप जानते हैं कि सीईओ का पद होता है यानी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। जितने भी एक्टिविटीज होंगे, डे टू डे फंक्शन होंगे, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी उसके लिए नियुक्त किया जाता है। तो एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। सभी राज्य के सीएम्स आते हैं, कई बार इसमें बैठक होती है और मिलजुल के एक निर्णय लिया जाता है कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, केंद्र राज्यों का संबंध कैसे बेहतर किया जाए, केंद्र राज्य के बीच में कुछ समस्याएं हैं तो उसको सुलझाया कैसे जाए। प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो एक बहुत अच्छा फोरम है जहां पे आप केंद्र राज्य के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें आज के लिए इतना ही है। ये मैं एक चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट की कुछ क्लासेस स्टार्ट करूं मैं, जिसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हम पॉलिटी में देखते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स लाइक सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फेडरलिज्म, इन सब पे एक 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो मैं आपको लिए बनाऊं ताकि कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप बिल्ड कर सकें और चीज़ों की समझ आपकी बेहतर हो। इसके लिए हम नया वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे और इसमें जो रह गया है उसको हम लोग फिर से नए वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें। इस तरह के वीडियो मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।